हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब। आई होप आप लोग स्वस्थ होंगे, अपनी तैयारी में व्यस्त होंगे। आज हम डिस्कस करेंगे सन 1857 के विद्रोह के बारे में। कुछ इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हैं जो आपके एग्जाम में पूछे जाते हैं और ये जो आप सभी का सन 1857 का विद्रोह है, यहाँ पर आप सभी को एससीईआरटी और एनसीईआरटी का निचोड़ देखने को मिलेगा। इंपॉर्टेंट टॉपिक है तो आप सभी लोग वीडियो में लास्ट तक जरूर बने रहिएगा। चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस कर लीजिएगा, इससे नोटिफिकेशन आप सभी को मिलता रहेगा। तो यहाँ पर आप सभी लोग देख पा रहे हैं कि कंपनी का विद्रोह जो 1857 है, ये कब शुरू हुआ, कारण क्या है, इसके विद्रोह की शुरुआत और क्रांति के कारण और लोगों की धार्मिक आस्था, कुछ इस प्रकार से यहाँ पर टॉपिक दिए हैं। यदि यहाँ पर एक एक टॉपिक को रीड करेंगे तो यहाँ पे 2 से 3 मिनट आप लोगों का वेस्ट हो जाएगा। तो सीधा चलिए यहाँ पे चलते हैं। सन 1857 का जो विद्रोह है कब शुरू हुआ है, क्यों शुरू हुआ है, किसके द्वारा शुरू हुआ है और इस टाइम शासन व्यवस्था किसकी थी। तो विद्रोह की शुरुआत कुछ इस प्रकार से हुई है। लॉर्ड कैनिंग के गवर्नर जनरल के रूप में शासन करने के दौरान 1857 ईस्वी की महान क्रांति का आरंभ 10 मई 1857 ईस्वी को मेरठ से हुआ है। तो किसके शासनकाल में हुआ है? लॉर्ड कैनिंग के, जो कि गवर्नर जनरल थे। कब थे? तो सन 1857 में, और इनके ही समय में 10 मई 1857 को मेरठ में ये शुरुआत हुई थी, जो धीरे धीरे कानपुर में हुआ। इसके बाद में बरेली, झांसी, दिल्ली, अवधि इत्यादि स्थानों में फैलता चला गया है। इस क्रांति की जो शुरुआत है एक सैन्य विद्रोह के रूप से हुई है, परंतु बाद में इसका जो स्वरूप है ये बदल गया था। ब्रिटिश सत्ता के विरुद्ध एक जनव्यापी विद्रोह के रूप में हो गया था। पहले किस रूप में था? तो ये सैन्य विद्रोह के रूप में था। इसके बाद में इसका जब स्वरूप बदला है तो ब्रिटिश सत्ता के विरुद्ध हो गया था। किस रूप में हुआ था? तो जनव्यापी विद्रोह के रूप में हो गया था, जिसे इतिहास में अनेकों नामों से जाना जाता है, जैसे भारत का प्रथम स्वतंत्रता संग्राम के रूप में, सिपाही विद्रोह के रूप में, जन क्रांति के रूप में, सामंतवादी प्रतिक्रिया के रूप में, सभ्यता एवं बर्बरता का संघर्ष इत्यादि के रूप में जाना जाता है। अब यहाँ पे कारण क्या है? तो क्रांति के कुछ निम्न कारण है, जैसे राजाओं में सत्ता संबंधी मुद्दे को लेकर है, मुद्दे को लेकर पनपता आक्रोश। सत्ता संबंधी सर्वाधिक महत्वपूर्ण कारण के रूप में लॉर्ड डलहौजी की गोद निषेध प्रथा या हड़प नीति को माना जाता है। हड़प नीति किससे संबंधित है? लॉर्ड डलहौजी से संबंधित है। गोद निषेध प्रथा है, ये किससे संबंधित है? लॉर्ड डलहौजी से संबंधित है। ये दोनों किससे संबंधित है? लॉर्ड डलहौजी से। यहाँ पे ध्यान रखिएगा। इसके बाद में है, इस नीति के अंतर्गत सतारा, नागपुर, संभलपुर, झांसी, बरार आदि राज्यों पर अधिकार कर लिया गया है। किस नीति के तहत? तो ये जो हड़प नीति है, इस नीति के तहत कहां पर अधिकार किया गया है? तो सतारा में, नागपुर, संभलपुर, झांसी, बरार इत्यादि राज्यों में। इसके बाद में है, पेशवा बाजीराव द्वितीय के दत्तक पुत्र नाना साहब चाहते थे कि उनके पिता की पेंशन उन्हें मिलती रहे। यहाँ पर कहा गया जो उनके दत्तक पुत्र है, किसके? पेशवा बाजीराव द्वितीय के दत्तक पुत्र कौन है? नाना साहब है। और नाना साहब चाहते थे पिता की मृत्यु हो जाने के बाद में उनको पेंशन मिलती रहे, लेकिन कंपनी ने इस निवेदन को ठुकरा दिया था। नेक्स्ट पॉइंट है, झांसी की रानी लक्ष्मीबाई द्वारा पति की मृत्यु पश्चात दत्तक पुत्र को राजा के रूप में मान्यता दिलवाने का निवेदन भी कंपनी द्वारा ठुकरा दिया गया। अब यहाँ पे कहा गया है कि जो झांसी की रानी लक्ष्मीबाई है, लक्ष्मीबाई द्वारा, देखिए यहाँ पे जो पति की मृत्यु हुई है किसके द्वारा हुई है? लक्ष्मीबाई द्वारा हुई है। और लक्ष्मीबाई के जो पुत्र है, दत्तक पुत्र है, इनको राजा के रूप में मान्यता दिलवाना चाहती थी, तो इस निवेदन को भी कंपनी ने ठुकरा दिया था। नेक्स्ट है, 1801 ईस्वी में अंग्रेजों ने अवध पर सहायक संधि किससे संबंधित है? लॉर्ड वेलेजली से संबंधित है, थोपी। लेकिन 1856 ईस्वी में अंग्रेजों ने कुशासन का आरोप लगाते हुए अवध का विलय अंग्रेजी साम्राज्य में कर लिया है। अवध का विलय किसके द्वारा किया गया है? अंग्रेजों के द्वारा किया गया है। अंग्रेजी साम्राज्य में इसका विलय कर लिया गया है। हैदराबाद का विलय भी इसी प्रकार से किया गया है। तो यहाँ पे ध्यान रखिएगा, सहायक संधि किससे संबंधित है? लॉर्ड वेलेजली से संबंधित है। नेक्स्ट पॉइंट है, डलहौजी ने अपनी नई नीति के तहत पेंशन व पदों को समाप्त करते हुए नाना साहब की पेंशन बंद की एवं सिक्कों से मुगल सम्राट बहादुर शाह जफर का नाम हटा दिया। तो जो पेंशन व पदों को समाप्त कर दिया, किसके तहत समाप्त की गई है? तो डलहौजी के द्वारा समाप्त की गई है। नई नीति के तहत पेंशन व पदों को समाप्त कर दिया गया है। और नाना साहब की जो पेंशन थी कि उनकी मृत्यु के बाद में उनको पेंशन मिलती रहेगी, तो उनकी पेंशन को भी बंद कर दिया गया।
और सिक्कों से मुगल सम्राट जो बहादुर शाह जफर का नाम था इसको भी हटा दिया गया है। नेक्स्ट है 1856 ईस्वी में कैनिंग की नई नीति के तहत मुगल सम्राट को राजा व उनके किसी वंशज को बादशाह न मानकर राजकुमार माना जाएगा। यहाँ पर कहा गया है कि जो 1856 ईस्वी की कैनिंग की नई नीति है, कैनिंग की नीति के तहत मुगल सम्राट को राजा नहीं माना जाएगा व उनके किसी वंशज को बादशाह नहीं माना जाएगा, बल्कि क्या माना जाएगा, राजकुमार माना जाएगा। उन्हें लाल किला छोड़कर कुतुब मीनार के समीप किसी अन्य किले में स्थानांतरित होना पड़ेगा। अब क्या कहा है कि राजकुमार माने जाएंगे, राजा नहीं होंगे। यदि राजा होते तो कुतुब मीनार में रहते, लाल किला छोड़कर कहाँ रहना पड़ेगा, कुतुब मीनार के समीप किसी अन्य किले में। नेक्स्ट है लोगों की धार्मिक आस्था पर किस प्रकार से चोट यहाँ पर लगी है। तो जो 1833 ईस्वी का चार्टर अधिनियम है, इस अधिनियम द्वारा ईसाई मिशनरियों को भारत में धर्म प्रचार की अनुमति मिली है। किसको मिली है, तो ईसाई मिशनरियों को मिली है। और ये कौन सा अधिनियम है, 1833 का चार्टर अधिनियम है। नेक्स्ट है 1850 ईस्वी के धार्मिक नियोगिता अधिनियम द्वारा ईसाई धर्म ग्रहण करने वाले लोगों को पैतृक संपत्ति का हकदार माना गया, साथ ही उन्हें नौकरियों में पदोन्नति, शिक्षण संस्थाओं में प्रवेश की सुविधा प्रदान की गई है। यहाँ पर 1850 ईस्वी की जो धार्मिक नियोगिता अधिनियम है, इसके तहत क्या हुआ है, तो ईसाई धर्म ग्रहण करने वालों को क्या किया गया है, पैतृक संपत्ति का हकदार माना गया। जिन्होंने ईसाई धर्म ग्रहण किया है उनको पैतृक संपत्ति का हकदार माना गया है और साथ ही उन्हें नौकरी में पदोन्नत करने और शिक्षण संस्थाओं में प्रवेश की सुविधा भी प्रदान की गई है। नेक्स्ट पॉइंट है अंग्रेज अपनी इस नीति के अनुसार अधिकांश भारतीयों को ईसाई बनाकर भारत में अपने साम्राज्य को सुदृढ़ करना चाहते थे। इस नीति ने हिंदू और मुसलमान दोनों में कंपनी के प्रति विद्रोह की मानसिक रूपरेखा को तैयार कर दिया था। और ये जो नई नीति थी, अभी आपने देखा है, ये नई नीति थी 1850 की धार्मिक नियोगिता अधिनियम, जिसके तहत में क्या कहा गया था कि कोई भी यदि ईसाई धर्म ग्रहण करता है तो उसको जो पैतृक संपत्ति है उसका हकदार बना दिया जाएगा। इसके बाद में है लघु व कुटीर उद्योग की जो दुर्दशा है कुछ इस प्रकार से है। इंग्लैंड की ओर से मुक्त व्यापार तथा अंग्रेजी वस्त्रों के भारत के बाजारों में अधिक मात्रा में आ जाने के कारण उसका प्रत्यक्ष प्रभाव यहाँ के कुटीर उद्योगों पर पड़ा है। कहाँ पर पड़ा है, तो भारत के बाजारों में इसका जो प्रभाव है प्रत्यक्ष रूप में देखने को मिला है, या प्रभाव कुटीर उद्योगों पर पड़ा है। नेक्स्ट है 1834 या 1835 ईस्वी में जो स्वयं गवर्नर जनरल लॉर्ड विलियम बेंटिंक ने लिखा था कि व्यापार के इतिहास में ऐसा कोई दूसरा कष्टप्रद उदाहरण नहीं है। भारत का मैदान सूती कपड़ा बुनने वालों के अस्थि पंजरों से भरा हुआ है। ये किसने कहा है, तो लॉर्ड विलियम बेंटिंक ने कहा है। नेक्स्ट है अंग्रेजों की जो कर प्रणालियां हैं कुछ इस प्रकार से है। कृषि के क्षेत्र में अंग्रेजों की गलत नीतियों के कारण भारतीय किसानों की स्थिति अत्यंत दयनीय हो गई। अंग्रेजों द्वारा स्थापित स्थानीय बंदोबस्त रैयतवाड़ी व्यवस्था के लिए प्रतिकूल साबित हुआ है। किसके नीति, अंग्रेजों की जो नीति है इसके प्रतिकूल परिणाम यहाँ पर देखने को मिले हैं। नेक्स्ट पॉइंट, जमींदारों और किसानों का उत्पीड़न तथा उनसे बड़ी मात्रा में धन की उगाही आदि ऐसे कारण थे जिन्होंने असंतोष को जन्म दिया, परिणाम स्वरूप विद्रोह की भूमिका बनी है। तो विद्रोह का कारण कुछ इस प्रकार से भी बताया गया है कि जमींदार और किसानों का जो उत्पीड़न है उनसे बड़ी मात्रा में धन की उगाही थी और जिसके चलते ये असंतोष रहा है, ये जो परिणाम है असंतोषजनक रहा है और यही जो परिणाम है ये विद्रोह का प्रमुख कारण है। यहाँ पर आप सभी लोग देख सकते हैं कि कुछ विद्रोह के केंद्र हैं और विद्रोही नेता है। दिल्ली के विद्रोह नेता कौन है, बहादुर शाह और जफर बख्त है। कानपुर के नाना साहब तात्या टोपे हैं। लखनऊ विद्रोह के विद्रोही नेता बेगम हजरत महल विरजिस कादिर है। झांसी ग्वालियर के विद्रोह नेता कौन है, रानी लक्ष्मीबाई तात्या टोपे है। जगदीशपुर में आप सभी को पता है कुंवर सिंह और अमर सिंह है। फैजाबाद में कौन है, मौलवी अहमदुल्ला शाह है। इलाहाबाद के लियाकत अली और बरेली की खान बहादुर। इस टाइप के क्वेश्चन आपके एग्जाम में पूछे जाते हैं, तो यहाँ पर आप सभी लोग ध्यान रखिएगा। इसके बाद में पाश्चात्य शिक्षा पर अंग्रेजों द्वारा जो विशेष ध्यान दिया गया है, किस पर दिया गया है, शिक्षा के क्षेत्र में अंग्रेजों ने पाश्चात्य सभ्यता, संस्कृति, भाषा एवं साहित्य के विकास पर अधिक ध्यान दिया है। उसी दौरान कलकत्ता, मद्रास तथा बंबई में 3 विश्वविद्यालय स्थापित किए गए हैं।
किसके द्वारा किए गए हैं? तो अंग्रेजों ने किए हैं। ऐसे समय में भारतीय सभ्यता, संस्कृति, भाषा एवं साहित्य के विकास के क्षेत्र में कंपनी द्वारा कोई विशेष परिवर्तन न किए जाने के कारण भारतीय बौद्धिक वर्ग अंग्रेजों के विरुद्ध हो गया। इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि 1857 ईस्वी के दौरान विष्णु भट्ट गोडसे द्वारा लिखित पुस्तक मांझा प्रवास प्रसिद्ध भारतीय पुस्तकों में से एक है। तो जो मांझा प्रवास पुस्तक है किसके द्वारा लिखी गई है? तो विष्णु भट्ट गोडसे के द्वारा लिखी गई है। कब लिखी गई है? तो 1857 में। इसके बाद में है जो सामाजिक व्यवस्था है वो कुछ इस प्रकार से थी। सामाजिक व्यवस्था में जो बदलाव है, विलियम बेंटिंक ने अपने शासन काल में सती प्रथा, बाल हत्या, नर बलि आदि पर प्रतिबंध लगाया है। लॉर्ड डलहौजी ने विधवा विवाह को मान्यता देकर रूढ़िवादी भारतीयों को असंतोष से भर दिया है। यहाँ पर कहा गया है कि लॉर्ड डलहौजी ने जो विधवा औरतें हैं उनका विवाह यहाँ पर उनको मान्यता दी गई है। ये किससे संबंधित है? लॉर्ड डलहौजी से संबंधित है। नेक्स्ट है सैनिक असंतोष। 1824 ईस्वी में सिपाहियों को कंपनी की ओर से लड़ने के लिए समुद्र के रास्ते बर्मा जाने का आदेश मिला है। बर्मा जाने का आदेश कब मिला है? तो ये 1824 ईस्वी में मिला है सिपाहियों को कंपनी की ओर से। लेकिन उस जमाने में समझा जाता था कि समुद्र यात्रा से उनका धर्म और जाति भ्रष्ट हो जाएंगे। नेक्स्ट पॉइंट है कि 1857 ईस्वी में लॉर्ड कैनिंग द्वारा पारित सामान्य सेवा भर्ती अधिनियम के अंतर्गत सैनिकों को सरकार जहां चाहे वहीं कार्य करवा सकते थे। जैसे यहाँ पर है, आप जैसे यूपी में फॉर्म फिल करते हैं या बिहार में फॉर्म फिल करते हैं या झारखंड में फॉर्म फिल करते हैं, आप वही सेवा कर सकते हैं। उसके जितने भी जिले हैं वहां पर आप सेवा कर सकते हैं। तो ये किसी से संबंधित है? लॉर्ड कैनिंग के द्वारा पारित किया गया है सन 1857 में। सामान्य सेवा भर्ती अधिनियम लॉर्ड कैनिंग से संबंधित है। नेक्स्ट है 1854 ईस्वी के डाकघर अधिनियम में सैनिकों की निःशुल्क डाक सुविधा को समाप्त कर दिया गया। कब समाप्त किया गया है? तो 1854 ईस्वी के तहत डाक अधिनियम के द्वारा। ठीक है। और इसमें क्या कहा गया है कि इन सभी कारणों से सैनिक विद्रोह से भरे हुए थे। नेक्स्ट है, और इसका तात्कालिक कारण भी क्या था? तो चर्बी वाले कारतूसों के प्रयोग को 1857 ईस्वी के विद्रोह का तात्कालिक कारण माना जाता है। अगर आप लोगों को ये वीडियो थोड़ी भी यूजफुल लग रही हो तो प्लीज एक लाइक जरूर कर दीजिएगा और कमेंट करके बताइएगा कि आप लोग इस स्टेप से पढ़ना चाहते हैं या सिर्फ आप सभी लोग पीवाईक्यू सॉल्व करना चाहते हैं। इसके बाद में है लॉर्ड कैनिंग ने 1857 ईस्वी में सैनिकों के प्रयोग के लिए ब्राउन बैस के स्थान पर एनफील्ड राइफल का प्रयोग शुरू करवाया। तो प्रयोग किसने शुरू करवाया है? कैनिंग सरकार ने। कब करवाया है? 1857 ईस्वी में सैनिकों के प्रयोग के लिए, जिसमें कारतूस को लगाने से पूर्व दांत से खींचना पड़ता था। क्योंकि कारतूस में गाय और सुअर दोनों की चर्बी लगी थी, इसलिए हिंदू और मुसलमान दोनों भड़क उठे। परिणाम स्वरूप 1857 ईस्वी के विद्रोह की शुरुआत यहीं से मानी जाती है। जो इसका मूल कारण है वो क्या है? चर्बी वाले कारतूस। इसके बाद में है जो विद्रोह का प्रसार है कहां से कहां तक हुआ है? तो मेरठ से दिल्ली तक हुआ है। सन 29 मार्च सन 1857 ईस्वी को मंगल पांडे नामक एक सैनिक ने बैरकपुर छावनी में अपने अंग्रेज अफसर की हत्या कर दी। मंगल पांडे ने अंग्रेज अफसर की हत्या कब की है? तो 29 मार्च 1857 ईस्वी को बैरकपुर छावनी में हत्या कर दी और परिणाम स्वरूप उसे फांसी पर लटका दिया गया। नेक्स्ट डे कुछ दिन बाद मेरठ में तैनात कुछ सिपाहियों ने चर्बी लगे कारतूसों के साथ अभ्यास करने से मना कर दिया, जिस कारण 85 घुड़सवारों सिपाहियों को नौकरी से निकाल दिया गया। कितने सिपाहियों को नौकरी से निकाला गया है? तो 85 घुड़सवार या सिपाहियों को निकाला गया। क्यों निकाला गया है? कि उनको कारतूस के साथ अभ्यास करना था और उन्होंने अभ्यास करने से मना कर दिया था। नेक्स्ट है कोर्ट मार्शल द्वारा अफसरों का हुक्म न मानने के आरोप में सभी सिपाहियों को 10-10 साल की सजा दी गई। यह घटना 9 मई 1857 ईस्वी को घटित हुई है। तो जो सिपाही कोर्ट मार्शल द्वारा अफसर का हुक्म नहीं मानते थे उनको 10-10 साल की सजा दी जाती थी और यह घटना 9 मई 1857 को घटित हुई है। नेक्स्ट है 10 मई 1857 ईस्वी को गुस्से में भरे दूसरे सिपाहियों ने मेरठ जेल पर धावा बोलकर वहां बंद अपने अन्य साथियों को रिहा कर लिया है। कब किया है? 10 मई को। क्या कहा है कि सभी सिपाहियों ने मिलकर फिरंगियों के खिलाफ युद्ध का ऐलान किया है। वह मुगल सम्राट बहादुर शाह जफर को देश का शासन पद संभालने संबंधी विचार हेतु दिल्ली की ओर रवाना हो गए। कहां पर? दिल्ली की ओर जाने लगे।
इसके बाद में है कि 11 मई को मेरठ के क्रांतिकारी सैनिकों ने दिल्ली पहुंचकर मुगल सम्राट बहादुर शाह जफर द्वितीय को अपना नेता घोषित कर दिया। इनको क्या कहा जाता है, तो बूढ़े बादशाह कहा जाता है। किसको? बहादुर शाह जफर को। नेक्स्ट है, दिल्ली से आगे की कुछ इस प्रकार से घटना है कि 10 मई 1857 ईस्वी में शुरू हुई इस बगावत ने भारत में कंपनी का अस्तित्व ही खतरे में डाल दिया था। मेरठ से शुरू करके सिपाहियों ने कई जगह बगावत भी की है। दिल्ली विजय का समाचार पूरे देश में फैल गया। देखते देखते विद्रोह ने अपनी चपेट में कानपुर, लखनऊ, बरेली, जगदीशपुर, झांसी, अलीगढ़, रुहेलखंड, इलाहाबाद, ग्वालियर को भी इसमें सम्मिलित कर लिया है। इसके बाद में कि विद्रोह के कुछ प्रमुख नेता कुछ इस प्रकार से हैं। तो कानपुर के कौन है? नाना साहब। इन्हें क्या कहा जाता है? धोंतू पंत कहा जाता है। स्वर्गीय पेशवा बाजीराव के दत्तक पुत्र कौन थे? तो नाना साहब थे, और नाना साहब कानपुर के पास रहते थे। उन्होंने सेना इकट्ठा की और ब्रिटिश सैनिकों को शहर से खदेड़ दिया है। किसने खदेड़ा है? तो नाना साहब ने। पेशवा बाजीराव के जो दत्तक पुत्र हैं नाना साहब, उन्होंने खुद को पेशवा घोषित कर दिया और ऐलान किया कि वह बहादुर शाह जफर के तहत गवर्नर है। नेक्स्ट है, नाना साहब की सहायता तात्या टोपे ने की है। नाना साहब लगातार पराजयों को झेलते हुए अंततः नेपाल चले गए, जहां से वे जीवन की अंतिम सांस तक अंग्रेजों से लड़ते रहे हैं। तो नाना साहब की सहायता किसने की है? तात्या टोपे ने की है। नेक्स्ट है, लखनऊ की जो बेगम हजरत महल है, इससे संबंधित विद्रोह। तो 4 जून 1857 ईस्वी को लखनऊ में विद्रोह की शुरुआत हुई है। बेगम हजरत महल लखनऊ की गद्दी से हटा दी गई। नवाब वाजिद अली शाह के बेटे विरजिस कद्र को नया नवाब घोषित कर दिया। तो देखिए यहाँ पर जो बेगम हजरत महल है, इनको गद्दी से कब हटाया गया है? तो 4 जून 1857 यदि लिखा हो, आपका आंसर सही हो जाएगा, क्योंकि यहीं से ये विद्रोह शुरू हुआ था। और जो नवाब वाजिद अली शाह के बेटे हैं विरजिस कद्र, इनको नवाब घोषित कर दिया। कहाँ का? लखनऊ का। विरजिस कद्र ने भी बहादुर शाह जफर को अपना बादशाह मान लिया। उनकी मां बेगम हजरत महल ने अंग्रेजों के खिलाफ विद्रोह को बढ़ावा देने में बढ़ चढ़ कर हिस्सा लिया। पराजित होने के बाद भागकर नेपाल चले गए। कौन चला गया? तो बेगम हजरत महल, जहां उनकी गुमनाम मौत हो गई। इसके बाद में झांसी की रानी लक्ष्मीबाई, 4 जून 1858 ईस्वी को रानी लक्ष्मीबाई के नेतृत्व में झांसी में विद्रोह की शुरुआत हुई। उन्होंने नाना साहब के सेनापति तात्या टोपे के साथ मिलकर अंग्रेजों को भारी चुनौती दी है। नाना साहब के सेनापति तात्या टोपे के साथ मिलकर अंग्रेजों को भारी चुनौती किसने दी? नाना साहब के सेनापति तात्या टोपे थे। इनके साथ मिलकर अंग्रेजों को भारी चुनौती किसने दी है? रानी लक्ष्मीबाई ने। अनेक युद्धों में अंग्रेजों को पराजित करने के बाद में अपनी जनरल ह्यूरोज से लड़ते हुए 17 जून 1858 ईस्वी को वीरगति को प्राप्त हो गए। तो मृत्यु का कारण क्या था? जो लक्ष्मीबाई है, इनकी मृत्यु का कारण है अंग्रेजों को पराजित करने के बाद में अंग्रेजी जनरल जो ह्यूरोज है, इनसे लड़ते हुए वीरगति को प्राप्त हो गई है। उनकी मृत्यु पर जनरल ह्यूरोज ने कहा कि भारतीय क्रांतिकारियों में यहाँ सोई हुई औरत अकेली मर्द है। किसने कहा है? जनरल ह्यूरोज ने कहा है। नेक्स्ट है, अवध की चौतरफा बगावत कुछ इस प्रकार से है। 6 अगस्त 1857 को लेफ्टिनेंट कर्नल टाइटलर ने अपने कमांडर इन चीफ को टेलीग्राम भेजा, जिसमें उसने अंग्रेजों के भय को व्यक्त किया था। हमारे लोग विरोधियों की संख्या और लगातार लड़ाई से थक गए हैं। एक एक गांव हमारे खिलाफ है, जमींदार भी हमारे खिलाफ खड़े हो गए हैं। किसने ये टेलीग्राम भेजा है? तो लेफ्टिनेंट कर्नल टाइटलर ने भेजा था। किसको भेजा है? तो कमांडर इन चीफ को। ये ध्यान रखिएगा, इंपॉर्टेंट पॉइंट है, एग्जाम में पूछा जा सकता है। इसके बाद में है फैजाबाद के मौलवी अहमदुल्ला शाह। फैजाबाद में 1857 के विद्रोह को मौलवी अहमदुल्ला शाह ने अपना नेतृत्व प्रदान किया है। फैजाबाद का नेतृत्व किसने किया है? मौलवी अहमदुल्ला शाह ने किया है। उन्होंने भविष्यवाणी कर दी थी कि जनता क्या चाहती है, अतः अपने समर्थकों की विशाल संख्या जुटाकर वे अंग्रेजों से लड़ने लखनऊ जा पहुंचे। नेक्स्ट है, अहमदुल्ला की गतिविधियों से अंग्रेज इतने चिंतित थे कि उन्होंने अहमदुल्ला शाह को पकड़ने के लिए 50,000 का नगद इनाम घोषित किया। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि किसको पकड़ने के लिए 50,000 का नगद धनराशि घोषित किया गया है? अहमदुल्ला शाह को पकड़ने के लिए। इसके बाद में दिल्ली के बहादुर शाह। दिल्ली का नेतृत्व किसने किया? बहादुर शाह जफर ने किया है।
दिल्ली के 82 वर्षीय बहादुर शाह ने बख्त खां के सहयोग से विद्रोह का नेतृत्व प्रदान किया है। किसके सहयोग से? बख्त खां के सहयोग से। 20 सितंबर 1857 ईस्वी को बहादुर शाह ने हुमायूं के मकबरे में अंग्रेज लेफ्टिनेंट हडसन के सामने समर्पण कर दिया है। लेफ्टिनेंट हडसन के सामने समर्पण किसने किया है? तो ये किया है बहादुर शाह ने। नेक्स्ट है, बहादुर शाह का शेष जीवन रंगून में बीता, वहां उनकी मृत्यु वहीं पर हो गई। कहां पर? रंगून में। रंगून कहां पर है? वर्मा में स्थित है। स्थित उनकी मजार पर लिखा है कि जफर इतना बदनसीब है कि उसे अपनी मातृभूमि में दफन के लिए 2 गज जमीन भी नसीब नहीं हुई है। किसने लिखा है? रंगून या वर्मा में लिखा गया है उनकी मजार पर। नेक्स्ट है, बिहार के जमींदार कौन थे? कुंवर सिंह के द्वारा नेतृत्व किया गया है। जगदीशपुर आरा बिहार में एक पुराने जमींदार कुंवर सिंह ने विद्रोही सिपाहियों का साथ दिया और महीनों तक अंग्रेजों से लड़ाई लड़ी है। इसके बाद में रुहेलखंड के खान बहादुर खां। खान बहादुर खां ने 1857 ईस्वी के विद्रोह का नेतृत्व किया है। इन्हें मुगल सम्राट बहादुर शाह द्वितीय ने सूबेदार के पद पर नियुक्त किया है। सम्राट बहादुर शाह द्वितीय ने किसे नियुक्त किया है? तो खान बहादुर को। कालांतर में इन्हें पकड़कर फांसी दे दी गई है। किसको? खान बहादुर खां को। नेक्स्ट है, तात्या की गिरफ्तारी। तात्या टोपे का वास्तविक नाम क्या है? रामचंद्र पांडुरंग था। ग्वालियर के पतन के बाद अप्रैल 1859 ईस्वी में ये नेपाल चले गए। एक जमींदार मित्र के विश्वासघात के कारण पकड़े गए थे। किसको पकड़ा गया था? तात्या टोपे को। 18 अप्रैल 1859 ईस्वी को फांसी पर लटका दिए गए हैं। कौन? तात्या टोपे। नेक्स्ट है, तात्या टोपे का जो गिरफ्तारी है ये मध्य भारत में कब हुई है? तो 1857 के विद्रोह की अंतिम घटना रही है। यहीं पर 1857 का विद्रोह समाप्त होने के कगार पर आ गया था। नेक्स्ट है, कंपनी द्वारा विद्रोह को कुचला जाना। दिल्ली पर सितंबर 1857 ईस्वी में पुनः कब्जा किया गया है। जो दिल्ली पर पुनः कब्जा कब किया गया है? सितंबर 1857 ईस्वी में। एवं बहादुर शाह जफर व उनकी बेगम जीनत महल को आजीवन कारावास की सजा देकर अक्टूबर 1858 ईस्वी में रंगून जेल भेज दिया गया और 1862 ईस्वी में उन्होंने अंतिम सांस ली है। तो जो बेगम जीनत महल है और बहादुर शाह जफर है, इनकी मृत्यु कब हुई है? 1862 ईस्वी में। नेक्स्ट है, मार्च 1859 ईस्वी में लखनऊ, जून 1859 में रानी लक्ष्मीबाई की मृत्यु पश्चात झांसी भी अंग्रेजों के कब्जे में आ गया है। तो अंग्रेजों के कब्जे में झांसी कब आया है? 1858 ईस्वी में। नेक्स्ट है, तात्या टोपे भी मध्य भारत के जंगलों में रहते हुए आदिवासियों और किसानों की सहायता से काफी समय तक छापामार पद्धति से युद्धरत रहे हैं। कौन सी पद्धति है? छापामार पद्धति है। नेक्स्ट है, अंग्रेजों ने वफादार भूस्वामियों को इनाम देने का निश्चय किया एवं विश्वास दिलाया मालिकाना अधिकार बने रहेंगे। अंग्रेजों ने वफादार भूस्वामियों को, जिसकी जमीन थी, उसको यहाँ पर विश्वास दिलाया कि आपका ही यहाँ पर अधिकार बना रहेगा। नेक्स्ट है, जिन विद्रोहियों ने किसी अंग्रेज की हत्या नहीं की थी उनको अंग्रेजों के सामने समर्पण करने पर माफ कर दिया गया और बाकी विद्रोहियों जैसे नवाब, राजा, सैनिक, किसान को पकड़कर फांसी पर लटका दिया गया। नेक्स्ट पॉइंट है, विद्रोह की असफलता के कुछ कारण भी थे। तो यह विद्रोह जो है स्थानीय स्तर तक असंगठित एवं सीमित था। इसमें राष्ट्रीय भावना का पूर्णतया अभाव था क्योंकि भारतीय समाज के सभी वर्गों का सहयोग इस विद्रोह को नहीं मिल सका। इसलिए जो 1857 का विद्रोह है ये यहाँ पर असफल रहा है राष्ट्रीय भावना के कारण। नेक्स्ट है, बंबई एवं मद्रास की सेनाएं तथा नर्मदा नदी के दक्षिण के राज्यों ने इस क्रांति में अंग्रेजों का पूर्ण समर्थन किया है। तो 1857 का जो विद्रोह है इसमें अंग्रेजों का पूर्ण समर्थन बंबई एवं मद्रास की सेना ने तथा नर्मदा नदी के दक्षिण के राज्यों ने किया है। अच्छे साधन एवं धनाभाव के कारण भी विद्रोह असफल रहा है। अंग्रेजी अस्त्र शस्त्र के सामने भारतीय अस्त्र शस्त्र बौने साबित हुए हैं। अंग्रेजी अस्त्र शस्त्र के सामने जो भारतीय अस्त्र शस्त्र है बहुत छोटे थे, समझ लीजिए। नेक्स्ट है, शिक्षित वर्ग भी 1857 ईस्वी के इस विद्रोह में पूर्ण रूप से उदासीन रहा है। यदि इस वर्ग ने अपने लेखों एवं भाषणों द्वारा लोगों में उत्साह का संचार किया होता तो इस विद्रोह का परिणाम कुछ और ही होता। विद्रोहियों में अनुभव, संगठन क्षमता व मिलकर कार्य करने की शक्ति की कमी थी।
ये भी एक महत्वपूर्ण कारण है कि विद्रोह में अनुभव नहीं था, संगठन नहीं था और ये मिलकर कार्य नहीं करते थे। सैनिक दुर्बलता का भी विद्रोह की असफलता महत्वपूर्ण योगदान रहा है। सैनिक दुर्बलता, सैनिक यहाँ पर दुर्बल रहे हैं। बहादुर शाह जफर एवं नाना साहब एक कुशल संगठनकर्ता अवश्य थे, लेकिन उनमें सैन्य नेतृत्व की क्षमता की कमी थी। संगठनकर्ता कौन थे? तो यहाँ पर बहादुर शाह जफर और नाना साहब थे, लेकिन सैन्य का नेतृत्व करने की क्षमता में कमी थी। विद्रोहियों क्रांतिकारियों के पास ठोस लक्ष्य एवं स्पष्ट योजना का अभाव था। उन्हें अगले क्षण क्या करना होगा, क्या नहीं, यह भी निश्चित नहीं था। यह भी एक महत्वपूर्ण कारण है, तो यहाँ पे ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट है, क्रांतिकारियों के पास उचित नेतृत्व का भी अभाव था। वृद्ध मुगल सम्राट बहादुर शाह जफर उस ढंग से नेतृत्व नहीं कर सका जैसी परिस्थितियां थी। तो जितने भी महत्वपूर्ण कारण है, इन्हें आप सभी लोग जरूर ध्यान रखिएगा, एग्जाम में पूछा जाता है। इसके बाद में है, आवागमन एवं संचार के साधनों के उपयोग से अंग्रेजों को विद्रोह को दबाने में काफी सहायता मिली है। आवागमन एवं संचार के साधन के उपयोग से आखिरकार अंग्रेजों ने 1859 ईस्वी के आखिर तक देश पर दोबारा नियंत्रण पा लिया है। कब? 1859 में। इसके बाद में महान क्रांति के दूरगामी परिणाम क्या रहे हैं? तो विद्रोह के समाप्त होने के बाद में जो 1858 ईस्वी में ब्रिटिश संसद ने नया कानून पारित किया और ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी के सारे अधिकार ब्रिटिश राज्य के हाथ में सौंप दिए गए हैं। कब सौंपे गए हैं? 1858 ईस्वी के बाद में जो विद्रोह समाप्त हुआ है, उसके बाद में एक नया कानून पारित किया गया है। और क्या हुआ है? तो ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी के सारे जो अधिकार है कहां पर सौंपे गए हैं? ब्रिटिश राज्य के हाथ में। मंत्रिमंडल के एक सदस्य को भारत मंत्री के रूप में नियुक्त किया गया और भारत से संबंधित मामलों को संभालने का जिम्मा भी सौंपा गया है। भारत मंत्री सलाह देने के लिए एक इंडिया काउंसिल नामक परिषद का गठन किया गया। अंग्रेज सरकार ने भारत के शासन की जिम्मेदारी अब सीधे अपने हाथों में ले ली। इसके बाद में है 1858 के अधिनियम के तहत ही भारत में गवर्नर जनरल के पद में परिवर्तन कर उससे वायसराय, इंग्लैंड के राजा या रानी का निजी प्रतिनिधि का नाम दे दिया गया है। 1858 के अधिनियम के तहत भारत में जो गवर्नर जनरल के पद में परिवर्तन हुआ है, इस परिवर्तन को करके वायसराय का नाम दिया गया है। भारतीय शासकों को ब्रिटिश साम्राज्य का आधिपत्य स्वीकार करके शासन चलाने की छूट दी गई है। किसको? भारतीय शासक को, ब्रिटिश साम्राज्य का भारतीय शासक को, और विश्वास दिलाया गया है कि भविष्य में उनके भूक्षेत्र पर कब्जा नहीं किया जाएगा। वे अपनी रियासत के उत्तराधिकारी जिसे चाहे बना सकते हैं, दत्तक पुत्रों को भी। नेक्स्ट है, सैन्य पुनर्गठन के आधार पर उच्च सैनिक पदों पर भर्तियों की नियुक्ति को बंद करके यूरोपीय सैनिकों की संख्या को बढ़ाया गया है। उच्च सैनिक पदों पर जो भर्ती होती थी, इनको बंद कर दिया गया और यूरोपीय सैनिकों की संख्या को बढ़ाया गया है। यह भी तय किया गया कि अवध, बिहार, मध्य भारत और दक्षिण भारत से सिपाहियों को भर्ती करने के बजाय अब गोरखा, सिखों और पठानों में से ज्यादा सिपाही भर्ती किए जाएंगे। तो सबसे ज्यादा भर्ती करने की किसकी बात की गई है? गोरखा की, सिखों की और पठानों की। मुसलमानों की जमीन और संपत्ति बड़े पैमाने पर जब्त की गई। उन्हें संदेह व शत्रुता के साथ देखा जाने लगा, क्योंकि अंग्रेजों को लगता था कि यह विद्रोह उन्होंने ही खड़ा किया। किसने? मुसलमानों ने। नेक्स्ट है, 1857 ईस्वी के बाद साम्राज्य विस्तार का नीति का खात्मा तो हो गया, परंतु इसके स्थान पर अब आर्थिक शोषण के युग का आरंभ हुआ है। आर्थिक शोषण का आरंभ कब हुआ है? 1857 की क्रांति के बाद में। इसके बाद में भारत में वैसे तो उपनिवेशवाद की शुरुआत 1757 ईस्वी में हुई प्लासी के युद्ध से ही इसकी शुरुआत मानी जाती है। किसकी शुरुआत? उपनिवेशवाद की जो शुरुआत है कब से मानी जाती है? प्लासी के युद्ध से। जो प्लासी का युद्ध है कब हुआ है? 1757 ईस्वी में, क्योंकि यहीं से भारत में ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी के राजनीतिक वर्चस्व की शुरुआत हुई है। इंग्लैंड के प्रत्यक्ष उपनिवेशवाद के रूप में भारत ने 1857 ईस्वी के विद्रोह के बाद ब्रिटिश क्राउन ने कंपनी से भारत पर शासन करने के सभी अधिकार वापस ले लिए हैं। किसने लिए हैं? ब्रिटिश क्राउन ने लिए हैं। अब भारत का जो शासन है सीधे क्राउन के अधीन कर दिया गया है। भारत का जो शासन है सीधे क्राउन के अधीन था, जिसके लिए भारत मंत्री अथवा
सचिव तथा 15 सदस्यों वाली ईस्ट इंडिया काउंसिल की स्थापना की गई एवं गवर्नर जनरल का पद समाप्त करके वायसराय का नाम दे दिया गया है। तो यहाँ पर जो शासन था सीधे किसके अधीन कर दिया गया, क्राउन के अधीन कर दिया गया, और इसमें भारत मंत्री या भारत का एक सचिव तथा 15 सदस्यों वाली इंडिया काउंसिल की स्थापना की गई है। नेक्स्ट है, भारत में एक व्यवस्थित शासन प्रणाली स्थापित करने के लिए भारत सरकार अधिनियम 1858 पारित किया गया है। व्यवस्थित शासन प्रणाली की स्थापना के लिए भारत सरकार अधिनियम 1858 पारित किया गया है। इस प्रकार 1858 ईस्वी में कंपनी शासन का अंत हो गया और भारत अब इंग्लैंड का प्रत्यक्ष उपनिवेश बन गया है। तो कंपनी का शासन कब समाप्त हुआ है? 1858 ईस्वी में। लेकिन यह भारत का दुर्भाग्य ही था, इंग्लैंड सरकार ने भी भारत को सिर्फ अपने आर्थिक हित के रूप में ही देखा है। इसके बाद में उपनिवेशी भारत का नया उद्योग अप्रैल 1904 ईस्वी में अमेरिकी भूवैज्ञानिक चार्ल्स बेबेज जमशेदजी टाटा के सबसे बड़े बेटे दोराबजी टाटा लौह अयस्क भंडारों की खोज हेतु भारत यानी छत्तीसगढ़ आए थे। तो अप्रैल 1904 ईस्वी में अमेरिकी भूवैज्ञानिक कौन थे? अमेरिकी भूवैज्ञानिक थे चार्ल्स बेबेज और जमशेदजी टाटा के सबसे बड़े बेटे कौन थे? दोराबजी टाटा लौह अयस्क के भंडारों की खोज के लिए भारत आए थे, जहां अगरिया समुदाय के लोगों ने उनकी रजारा पहाड़ियां दुनिया की सबसे महत्वपूर्ण लौह अयस्क भंडार ढूंढने में मदद की है। किसने की है? तो रजारिया पहाड़ियों ने। नेक्स्ट है, स्वर्ण नदी के किनारे जमशेदपुर नामक स्थान पर उन्होंने 1912 ईस्वी में टाटा आयरन एंड स्टील कंपनी टिस्को की स्थापना की है। तो जो टाटा आयरन एंड स्टील कंपनी, इसकी स्थापना कब की गई है? 1912 ईस्वी में स्वर्ण नदी के किनारे जमशेदपुर नामक स्थान पर। 1914 ईस्वी में प्रथम विश्व युद्ध शुरू होने के बाद में ब्रिटिश सरकार की लौह अयस्क आपूर्ति इसी टिस्को द्वारा की जाती थी। तो जो प्रथम विश्व युद्ध है कब शुरू हुआ है? 1914 ईस्वी में, और 1919 ईस्वी में प्रथम विश्व युद्ध की समाप्ति हुई है। तब कंपनी सरकार के समय टिस्को लौह इस्पात का सबसे बड़ा कारखाना बन गया था। इसके बाद में है जो कुछ प्रमुख जनजातियां हैं, खाना बदोश और आदिवासियों का जनजीवन है कुछ इस प्रकार से रहा है। तो जनजातीय लोग लिखित दस्तावेज नहीं रखते थे, लेकिन वो अपना समृद्ध रीति रिवाजों और वाचिक मौखिक परंपराओं का संरक्षण करते थे, जो हर नई पीढ़ी को विरासत में ये लिखित दस्तावेज नहीं रखते थे। कौन? जो जनजातीय लोग थे। इसके बाद में खाना बदोश, ये वो जनजातियां थी जो एक जगह से दूसरी जगह घूमती रहती थी। नेक्स्ट है, जनजातीय समाज ब्राह्मणों द्वारा सुझाए गए सामाजिक नियमों और कर्मकांडों को नहीं मानते थे और न ही वे कई असमान वर्गों में विभाजित थे। जो जनजातीय लोग थे, ये समाज ब्राह्मणों द्वारा सुझाए गए जो सामाजिक नियम या कर्मकांड थे ये नहीं मानते थे। प्रत्येक जनजाति के सदस्य नातेदारी के बंधन से जुड़े थे। वे खेती से, शिकार एवं पशुपालन द्वारा अपना जीविकोपार्जन करते थे। ये लोग रस्सी, सरकंडे की चीजें, फूस की चटाई और मोटे बोरे जैसे माल बनाते और बेचते थे। तो ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है, यहाँ से क्वेश्चन आपके एग्जाम में पूछा गया है, ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट है, सामान्यतः ये जनजातियां जंगलों, पहाड़ों, रेगिस्तानों और दुर्गम जगहों पर निवास करती थी। जंगल, पहाड़, रेगिस्तान, दुर्गम जगह पर निवास करती थी। कुछ समुदाय जो झूम खेती करते थे, झूम खेती घुमंतु खेती को कहा जाता है। जो झूम खेती है इसको घुमंतु खेती कहा जाता है। इस तरह की खेती अधिकांशतः जंगलों में छोटे छोटे भूखंडों पर की जाती थी। वे खेतों को जोतने, बीज रोपण की बजाय उन्हें बस बिखेर देते थे। जहां से उन्होंने कभी फसल काटी थी वह जगह कई साल तक पड़ती पड़ी रहती थी। यहाँ पर कहा गया है कि वे खेतों को जोतते, बीज रोपण नहीं करते थे, बल्कि जो बीज थे उनको वहां पर बिखेर देते थे और फसल जहां पर काटी जाती थी वहां पर एक नई फसल उगाते थे। घुमंतु किसान मुख्य रूप से पूर्वोत्तर मध्य भारत की पर्वतीय एवं जंगली पट्टियों में रहते थे। कहां पर रहते थे? पूर्वोत्तर और मध्य भारत में। आदिवासी जो शिकारी व संग्राहक थे, समूह पशुओं का शिकार व अन्य उत्पादों को इकट्ठा करके अपना काम चलाते थे और जंगलों को अपनी जिंदगी के लिए जरूरी मानते थे। जो आदिवासी थे इनका काम क्या था? ये क्या करते थे? तो शिकार व संग्राहक थे।
नेक्स्ट है उड़ीसा के जंगलों में रहने वाला खोंड समुदाय इसी तरह का समुदाय था। जो उड़ीसा में जंगल में रहने वाला समुदाय कौन सा खोंड समुदाय है, ये खाना पकाने के लिए साल और महुआ के बीजों का तेल का इस्तेमाल करते थे। साल और महुआ के बीजों का तेल। नेक्स्ट है ये लोग जंगली जड़ी बूटियां व इकट्ठा की हुई चीजों को स्थानीय बाजारों में बेच देते थे। स्थानीय बुनकरों और चमड़ा का कारीगरों को कपड़े व चमड़े की रंगाई हेतु कुसुम व पलाश के फूलों के लिए खोंड समुदाय के लोगों से ही संपर्क करना पड़ता था। रंगाई हेतु कुसुम व पलाश के फूल के लिए किससे यहाँ पर संपर्क करना पड़ता था? खोंड समुदाय से। मध्य भारत के बैगा और के लिए काम करने से कतराते थे। जो मध्य भारत के बैगा और औरे थे, इनके लिए काम करने से कतराते थे। बैगा खुद को जंगल की संतान मानते थे, जो केवल जंगल की उपज पर ही जिंदा रह सकती है। बहुत सारे आदिवासी समूह जानवर पालकर अपनी जिंदगी चलाते थे। इन्हें चरवाहे के नाम से जाना जाता है। इसके बाद में है पंजाब के पहाड़ों में रहने वाले वन गुज्जर और आंध्र प्रदेश के लबाड़िया आदि समुदाय गाय भैंस के झुंड पालते थे। पंजाब के पहाड़ में कौन रहता था? वन गुज्जर और आंध्र प्रदेश के लबाड़िया। कुल्लू की गद्दी समुदाय के लोग कश्मीर के बकरवाल बकरियां पालते थे। जो कुल्लू के गद्दी समुदाय के लोग थे ये गड़रिया पालते थे और जो कश्मीर के बकरवाल थे ये बकरियां पालते थे। छोटा नागपुर के मुंडुओं की तरह जमीन पूरे कबीले की संपत्ति होती थी। कुल के सभी सदस्यों को उन मूल निवासियों का वंशज माना गया है जिन्होंने सबसे पहले आकर जमीन को साफ किया था। तो आज के लिए इतना ही। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। अगर आप लोगों को ये वीडियो थोड़ी भी यूजफुल लगी हो तो प्लीज एक लाइक जरूर कर दीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।